गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आप मुझे यस करके बता दीजिएगा आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या। शुड वी स्टार्ट द क्लास? क्या हम लोग क्लास स्टार्ट करें? आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? कल तक हम लोग आवाज अगर आ रही है तो आगे अगर स्टार्ट करें। कल तक हम लोग 85 तक पढ़ चुके थे इडियम्स। आज 86 से लेके 100 तक है। लगभग अपना 35 से मिनट का क्लास होगा आज। उसके बाद आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और फिर क्लास को ऑफ करेंगे। मेरी आवाज आ रही है तो आप फटाफट चैट बॉक्स में जाकर के यस करके मुझे क्लास स्टार्ट करने का सिंबल भेज दीजिएगा। मोनिका छाजेड़ कह रही हैं यस सर। पूनम चंद कह रहे हैं आवाज आ रही है। ओके। राजस्थान का सर प्रीवियस क्लास ऑफ राजस्थान जीके हैज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स द टेक्निकल इश्यू। हाँ बिल्कुल, अभी मेरी बात हुई है। आपने ये जो बात कही कि जो क्लास नहीं चल रही है तो टेक्निकल टीम से भी कहूंगा। मैं टेक्निकल टीम के नंबर ही देता हूं आपको, अभी बोर्ड पे लिख देता हूं। एक्चुअली आप सीधा उन्हीं को कॉल करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा इनको, है ना। कल मैं डिस्प्ले करवा दूंगा आपको 2 नंबर बोर्ड पे कि उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति से आप संपर्क करें। राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास नहीं चली है, आज चल जाएगी। अभी मैंने चेक करने के लिए बोला है। क्लास आ रही है, स्टार्ट करें अपन लोग इंग्लिश की क्लास। सभी को मेरा एक साथ गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से सबको एक साथ गुड मॉर्निंग। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज के लिए, फिर लास्ट में अपन 5-7 मिनट दूसरी बातें करेंगे क्योंकि आज दोनों बैच अलग अलग होने हैं तो आगे की स्ट्रेटेजी की बात लास्ट में करेंगे अपन। पहले इसको फिनिश करते हैं जो अपना ड्यू होमवर्क है। एट सी, अगर कोई व्यक्ति एट सी में है इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, भ्रमित हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होते इंसान क्या हो जाता है, डिफिकल्टी में पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति एट सी है इसका मतलब ही इज लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। दे आर एट सी ऑल द टाइम, वो हर समय भ्रमित रहते हैं। लगता है अब डूब जाएंगे, अब डूब जाएंगे। एट सी का मतलब लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना किसी को, यानी किसी को डस्ट बाइट करवा देना। जैसे रोटी बाइट करते हो आप, किसी चीज का बाइट लेते हो आप, बाइट द डस्ट, मिट्टी को, मिट्टी चटा देना, किसी को धूल चटा देना जिसको अपन कहते हैं। किसी को धूल चटा देने का मतलब क्या है, किसी को बुरी तरीके से पराजित कर देना, यानी उसको बिल्कुल एंड इन ए फेलियर, उसको बिल्कुल असफल बना देना, फेलियर का सामना करवा देना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैज टू बाइट द डस्ट बिफोर इंडियन क्रिकेट टीम। हर बार ही देखते हैं आप, है ना। भारतीय टीम है वो पाकिस्तानी टीम को धूल चटा देती है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब किसी को, इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आंसर क्या होना चाहिए था, किसी को बैडली डिफीट करना। टू डिफीट somebody badly in an insulting manner। लेकिन इसमें आंसर नहीं है वो। ईट वॉरेसियसली का मतलब जिज्ञासु होकर के खाना, टूट पड़ना किसी चीज पे। और हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं होना। और ईट रूट्स इसका ही अर्थ होता ही नहीं है।
टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है किसी को बैडली डिफीट करना, किसी को एक ह्यूमिलिएटिंग वे में डिफीट करना। नेक्स्ट वन, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ये मैंने पिछली क्लास में लिख दिया था आप लोगों के सामने। टू कट ए गॉर्डियन नॉट, ए हरक्यूलियन टास्क, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, उन ईडियम वाले पार्ट में आया था, यानी अपना अटमोस्ट एफर्ट्स करना। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप अपना अटमोस्ट एफर्ट कीजिएगा और बाकी सारा खुदा पे छोड़ दीजिएगा, सब बढ़िया होगा, मेरा 100% दावा है। लेकिन आपके एफर्ट्स है ना वो अटमोस्ट होने चाहिए। इट मींस you need to strain your every nerve to get a good government job. You will have to strain every nerve to get good government job. Then strain every nerve. We have to strain every nerve to defeat this disease, coronavirus. We have to strain every nerve to defeat this COVID-19. A student has to strain every nerve to crack an exam. A businessman has to strain every nerve to earn profits. And a teacher has to strain every nerve to explain the concept to his students. Then, to flag a dead horse. लेकिन कई बार क्या लगता है टीचर को या स्टूडेंट को, दोनों को ही लगता है कई बार, उसको लगता है कि मैं अपनी ऊर्जा बेकार कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसी से सब कुछ है। इसको राइट प्लेस पे लगाओ और एकदम प्लान्ड वे में लगाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लाइफ में बड़े विक्टोरियस फील करोगे। लेकिन डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी लाइफ में, डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एफर्ट्स करना, अपनी ऊर्जा को बेकार करना, यानी ऐसे एफर्ट्स करना, ऐसे प्रयास करना जिनका रिजल्ट कुछ नहीं है, जीरो रिजल्ट। जैसे this student never takes interest in studies, you are just flogging a dead horse. टीचर को पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये छात्र कभी अध्ययन में रुचि नहीं लेता, आप अपनी ऊर्जा बेकार में गंवा रहे हैं गुरुजी, फायदा नहीं है, हमें इसको धंधे लगाने दो। यू आर जस्ट फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। तो फ्लॉग का मतलब क्या होता है? कोड़े मारना। फ्लॉग, FLOG, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। विप, WHIP, विप, विप का मतलब भी कोड़ा मारना होता है। फ्लॉग, पुराने जमाने में लोगों को दंड देने के लिए द पीपल वर फ्लॉग्ड, बीटन बैडली। डेड हॉर्स यानी आप मरे हुए घोड़े के अगर कोड़ा मारते हो कि तू उठ जा, दौड़ना पड़ेगा तेरे को, तो आप अपनी एनर्जी बेकार में बहा रहे हो। वो घोड़ा उठने वाला नहीं है, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका है कि उसको मरना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिंपल, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। वी हैव अपील्ड टू अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स नाउ, वेस्ट टाइम, यूजलेस, सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टेक टू हील्स एक ईडियम और होता है, टेक टू हील्स, इसका मतलब भी टू रन अवे हो जाता है, टू रन अवे, भाग जाना, टेक टू हील्स। दुम दबा के भाग जाना, 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना, यानी वहां से एस्केप करके भाग जाना। बच के भाग जाना का मतलब एस्केप कर जाना वहां से।
एस्केप का मतलब बच के भागना होता है, एस्केप करना। हम वी एस्केप से वर्ड बन जाता है एस्केपिस्ट, पलायनवादी। एस्केपिस्ट जो जीवन से पलायन करके भागता रहता है। एस्केपिस्ट कैसे है? ऐसे व्यक्ति को एस्केप का मतलब बच के भागना। एस्केपिज्म पलायनवाद, एस्केपिज्म। जिंदगी में हमारे तो यही लिखा हुआ है, जीवन ऐसे ही जीना है, किस्मत में ही यही है। आपने अपने कर्म के निठल्लेपन की वजह से, आपने अपने जीवन के आलस्य की वजह से, आप अपनी उन ऊर्जा को सही डालने का आपको जीवन में रहस्य पता नहीं चला है, और एक आप जस्ट स्ट्रीट डॉग की लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो एस्केपिस्ट हो ही सकते हैं। कोवार्ड पीपल सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, कह रहे कायर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं जब कोई खतरा आके पड़ता है तो टू रन अवे। एग्जाम्पल कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन का? टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स का टू एस्केप, वही जो यहां पर आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ आ गया, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। टू डाई इन हार्नेस, डाई का मतलब तो समझते हो आप, मरना। हार्नेस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां जो इसका अर्थ है हार्नेस का मतलब, आपने बैल को, भैंसे को, ऊंट को गाड्डे जूते हुए देखा होगा। तो गाड्डे में जो उसके गर्दन पे जो रखा हुआ होता है, जिसका बोझ उसके जिसके सारे वो खींचता है, वो हार्नेस होता है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब जैसे मान लीजिएगा कोई बुल है, वो हार्नेस में जूते जूते ही मर जाता है। सामान ले जा रहा था, अचानक रोड पे पड़ा, खत्म हो गया, डाई इन हार्नेस। एक बुल ने क्या किया? तो बुल वाली जिंदगी इंसान भी तो जी रहा है, इंसान ही तो बैल ही है एक, तो वो भी तो हार्नेस में डाई हो सकता है। अगर कोई पर्सन है, इफ समबडी डाइज इन हार्नेस, हर व्यक्ति की इच्छा होती है वैसे कि काम करते करते ही प्राण निकले। अंतिम समय जब प्राण भी निकले तो उस समय भी मैं किसी के बेहतरीन के लिए कुछ कर रहा हूं, ये जिस इंसान के दिल में इच्छा होती है, उसका हर पल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके पल पल के लिए वो अपने और दूसरे लोगों के लिए बड़ा इंस्पिरेशन का एक सोर्स होता है। डाई इन हार्नेस यानी क्या करना? इन सर्विस का मतलब काम करते करते। यहां सर्विस का मतलब सेवा है, तो इंसान क्या करता है? सर्विस करता है। दूसरा क्या अर्थ होता है साहब? हार्नेस का एक दूसरा अर्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। हम जैसे एनर्जी है, एनर्जी को हार्नेस करना कोशिश कर रहे हैं अपन, एनर्जी को हार्नेस करना। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अपन क्या लगा रहे हैं? अपने घरों पे सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं, हार्नेसिंग। विंड एनर्जी को अपने कब्जे में करने के लिए अपन विंड मिल्स लगा रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू हार्नेस एवरी टाइप ऑफ एनर्जी। मैन, ह्यूमन, हम लोग के ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि हर टाइप की जो एनर्जी है ना, उसको कुछ लगा करके, अंदर वाली एनर्जी को भूल के बाकी एनर्जी की ज्यादा चिंता करते हैं। सबसे पहले अंदर वाली एनर्जी के लिए जागना है, फिर बाहर वाली के साथ में एक प्रॉपर रिश्ता है ना तय करके एक राइट बैलेंस से जीवन में आगे बढ़ना। टू डाई इन हार्नेस, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? टू डाई इन हार्नेस, वेरी सिंपल। जो दूसरा वर्ड जैसे मैं आपको बता रहा था कि वी आर ट्राइंग टू हार्नेस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू हार्नेस सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। इनको हम कैसे हार्नेस कर रहे हैं? कैसे बिजली के प्लांट लग रहे हैं तो उसको हार्नेस कर रहे हैं ना, यानी उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं, उससे हम सेवा ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इन जिंदगी ये एनर्जी तो है ना, इन हमारे शरीर में क्या एनर्जी है? ये जब तक है तब तक है, ये जैसे ही गायब हो जाएगी शरीर में से, अपन भी मिट्टी के लोथड़े हो जाएंगे, जिस मिट्टी में आए थे उसी में वापस चले जाएंगे, है ना। तो वी आर हार्नेसिंग एवरी टाइप ऑफ एनर्जी। इंसान को जैसे सेल्फ की एनर्जी को हार्नेस करना आना चाहिए,
उसी स्मार्ट वे में उसको नेचर की एनर्जी को भी स्मार्ट तरीके से हार्नेस करना चाहिए, जिससे कि नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हो और हमें भी कोई नुकसान नहीं हो। सोलर एनर्जी है, इससे ये फायदा हो रहा है ना, किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपने घर पे बिजली लगा दिया तो हमेशा के लिए बिजली का टेंशन खत्म हो गया, है ना, और किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। अपने से जो सूर्य है वो ये भी नहीं कहता कि ये बिजली का बिल मैंने तेरे को 1 महीने इस सूर्य की एनर्जी दी, उसको वापस लौटा मेरे को, है ना। देन ओके, टू डाई इन हार्नेस, टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट, फीदर का मतलब पंख होता है, पंख। एक तो फीदर होता है, एक विंग्स होता है। विंग्स तो क्या होते हैं, फ्लाई करने के काम आते हैं, पक्षी उड़ता है उनसे। और फीदर है, ये किसके काम आते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं फीदर्स। आपने किसी कभी बर्ड का, इसमें एक वर्ड आया है नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला, बर्ड का नेस्ट होता है। तो आपने अगर किसी बर्ड के नेस्ट को देखा होगा तो बर्ड नेस्ट बनाते समय क्या करता है, पहले बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाता है, फिर छोटी लकड़ियां लगाता है, फिर आते आते बिल्कुल सॉफ्ट लकड़ियां लगाता है, और ऊपर वो कोशिश करता है कि कोई कॉटन की चीज इधर उधर से उसको मिल जाए या कोई दूसरे पक्षियों के पंख उसको मिल जाए, तो वो ला करके वहां पर रख करके एकदम से उसको गद्देदार बनाने की कोशिश करता है, ताकि उसके बच्चों को, उसके अंडों को बिल्कुल कोई लकड़ी नहीं लगे, जिससे वो डैमेज नहीं हो जाए। वो भी जानता है कि अगर मैंने ये लेयर नहीं लगाई, सीधा लकड़ियों पे ही मैंने अंडे डाल दिए, तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, लेयर खत्म हो जाएगा मेरी तपस्या। तो वो क्या करता है, अपने नेस्ट को फीदर करता है, वो अपने नेस्ट को क्या करता है, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है, आरामदायक, सुविधाजनक। उस तरीके से तो ये हो गया, बर्ड अपने नेस्ट की फीदरिंग करता है, तो भाई वो भी अपना काम ही निकालना चाह रहा है, लेकिन वो मेहनत और ईमानदारी से निकालना चाह रहा है। लेकिन फिर इस ईडियम का मीनिंग चेंज करते हुए जब इसको इंग्लिश में मुहावरा बना दिया, तो टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है बेईमानी से स्वयं का फायदा करना, यानी दूसरों को चुन्ना लगाना, यानी प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट मैनर, डिसऑनेस्ट वे में प्रॉफिट कमाना, डिसऑनेस्ट तरीकों से। डिसऑनेस्ट वे को क्या कहते हैं, पीछे वर्ड आया था शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिसेस ईडियम का मतलब भी यही था, डिसऑनेस्ट तरीके से प्रॉफिट कमाना। और टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब भी यही होता है, डिसऑनेस्ट वे में अपना फायदा करना। डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन ऑफन फीदर दियर नेस्ट, बेईमान व्यापारी स्वयं का मुनाफा ज्यादा करते हैं। देन इसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा एग्जाम में, टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब टू प्रॉफिट वन सेल्फ इन ए डिसऑनेस्ट मैनर। क्वेश्चन ही बताना होता है, बाकी तो आपको सारा समझ में आ ही जाता है कि एग्जाम में कैसे आंसर दिया हुआ होगा, हमें कैसे पहचानना है। यहां तो मैं पहले पार्ट में ईडीएम में क्या करता हूं, आपको इस ईडीएम का एक पूरा पार्ट बताता हूं कि इसका इन मीनिंग, ये वाला पार्ट कहां काम आ रहा है। ये जो ब्रैकेट में इंग्लिश का जो मीनिंग लिखा हुआ है, आपको अगर कोई मैं ईडीएम्स के नोट्स दूं और किसी ईडीएम के सामने वो अगर ब्रैकेट में वो चीज लिखी हुई है, इसका मतलब वो उसका आंसर है, एग्जाम में आएगा तो वो आएगा। एक से अधिक लिखे हुए हो तो वो प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि दोनों ऑप्शन होते हैं तो किसको राइट करना होता है, और दोनों में से एक होता है तो किसको करना होता है। ये धीरे धीरे मैच्योरिटी आप लोगों में डेवलप हो जाएगी, आप इस चीज की चिंता नहीं करें। ये मैं आज में क्लास में चलते चलते बताऊंगा आप लोगों को। पहले अपन 8 ईडीएम और बच्चे उनके बारे में बात कर लेते हैं। देन सेलिंग इन द सेम बोट, सेल, सेल करना,
नाव खेना, सेलिंग, सेलर्स, नाविक। अगर कोई व्यक्ति सेम बोट में ही चल रहा है, इसका मतलब दोनों के एक ही जैसे कठिन हालात हैं, एक ही जैसे कठिन हालात में होना। अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हो ना कि बोथ ऑफ अस आर, आपको अगर प्रेजेंटली अपन देखेंगे, होल ऑफ द वर्ल्ड इज सेलिंग इन द सेम बोट। These days all the countries of the world are sailing in the same boat. आजकल दुनिया के सभी देश एक ही तरह के कठिन हालात से गुजर रहे हैं। All are facing, है ना, the pandemic, COVID-19। एग्जाम में कैसे आ जाएगा सेलिंग इन द सेम बोट का, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, ये मीनिंग याद करना होता है एग्जाम के लिए, इसके जो नीचे लिखा हुआ होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो केवल यही समझना होता है। ये सेंटेंस तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा हूं मैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे, लैंग्वेज से, इसलिए ये एग्जाम्पल लिखा जा रहा है। नहीं तो सीधा नोट्स के तौर पे होता है तो हम लोग बच्चों को सीधा यही देते हैं, यही लिखा हुआ होता है, इतना ही, ये लिखा है इसके सामने, ये इतना हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में जब एक क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें इतना ही दिया हुआ होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन का आपको ये बेनिफिट ये हो गया कि अच्छा इसका ये भी मिल रहा है, एग्जाम्पल भी मिल रहा है, उसका सेम का नीचे उसका एग्जाम्पल भी है ना। नेक्स्ट वन, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला, एबिलिटी टू स्पीक वेल, टू स्पीक वेल, एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। ओरेटरी कहते हैं इसको, ओरेटर, ओरेटर, ओरेटरी, बोलने की कला। बोलने की कला, ओरेटर, वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर। ओरेटर मीन्स स्पीकर, गुड स्पीकर। आवर प्राइम मिनिस्टर इज a good orator. Our prime minister has got gift of the gab. Our prime minister has got mastery over oratory. इस तरह के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं बात को। एग्जाम में कैसे आ गया, एबिलिटी टू स्पीक, वेरी सिंपल, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। Then to keep the wolf away from the door. wolf का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया जो जानवरों को खा जाता है, भेड़िया, वॉल्फ। वॉल्फ आ गया, वॉल्फ आ गया, वॉल्फ आ गया, वो वाला वॉल्फ। आप उस वॉल्फ को अगर अपने डोर से दूर रखना चाहते हैं, कीप अवे फ्रॉम, कहां से, अपने दरवाजे से, यानी भूख को अपने दरवाजे से दूर रखना, यानी स्टारवेशन। स्टार्व से वर्ड बनता है, स्टार्व का मतलब भूख मरना, स्टार वी तक अगर स्पेलिंग होती है तो स्टार्व का मतलब भूख मरना। मिलियंस ऑफ द पीपल आर स्टार्विंग एवरी डे इन द वर्ल्ड बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैम। मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन एवरी डे। मैल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जो है, स्टारवेशन ही है, दैट ए काइंड ऑफ स्टारवेशन है। खा रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं खा रहे हैं जो खानी चाहिए। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी, यानी भूखमरी से बचने की कोशिश करना। एस्केप का मतलब बचना, किससे, स्टारवेशन से। इस
से मीनिंग सिंपल क्या बनाया जा सकता है? एग्जाम आ गया, एस्केप स्टारवेशन, हिंदी हट गई यहां से, एस्केप स्टारवेशन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, सॉफ्ट ऑप्शन देना किसी को। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये बिजनेसमैन बहुत सॉफ्ट है, ये ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है, ये बाल बड़े सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट, किसी को सॉफ्ट ऑप्शन देना यानी इजी ऑप्शन देना। इजी और ऐसा ऑप्शन जिससे अगला एग्री हो जाए, यानी आसान विकल्प देना किसी को। आई हैव गिवन यू ए सॉफ्ट ऑप्शन, आप कह रहे हो मैंने आपको एक आसान विकल्प दे दिया है। देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। क्राइसिस का मतलब संकट। ये जो संकट है अभी, इसका कोई सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, इजी और एग्रीएबल ऑप्शन नहीं है वे आउट करने का, बाहर निकलने का इसमें। देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। आप कह रहे हो इस संकट से बाहर निकलने का अब कोई आसान विकल्प नहीं है। और आप मैं कहूंगी देयर इज ए सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। सॉफ्ट ऑप्शन और नो सॉफ्ट ऑप्शन नेगेटिव हो गया। इज देयर एनी सॉफ्ट ऑप्शन टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? अगर आप किसी को कहते हो कि इज देयर ए सॉफ्ट ऑप्शन टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो यू मीन टू से इज देयर एनी इजी एंड एग्रीएबल वे through which we can get out of this trouble, then to lose ground, अगर कोई व्यक्ति अपना ग्राउंड खोता है, जैसे मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी इज लूजिंग इट्स ग्राउंड, कांग्रेस पार्टी इज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन एवरी स्टेट, losing ground because due to the lack of leadership, to become less powerful होना। These companies are losing grounds। आप कह रहे हो ये कंपनी आजकल अपना अस्तित्व खोती जा रही है। To lose ground, become less powerful, very simple, no problem। और to make one's blood boil, उबलना, गुस्सा आना। To become angry, make someone furious यानी angry, furious means angry, make someone angry, गुस्सा दिलाना किसी को। Such rude behavior makes my blood boil। आप कह रहे हो कि ऐसा असभ्य व्यवहार से मुझे गुस्सा आता है, मेरा खून उबलने लगता है। खून उबलने लगना, ये जो फ्यूरियस शब्द है ये फ्यूरी से बना है। फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। फ्यूरी वर्ड का मतलब ही एंगर होता है। फ्यूरी मींस एंगर, गुस्सा, एंग्री, एंगर, एंग्री, फ्यूरी, फ्यूरियस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? टू मेक वंस ब्लड बॉयल होता है तो टू मेक समवन, किसी को गुस्सा दिलाना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा देना। यह लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक योर माइंड आउट। You must know how to speak your mind, means what to say, frankly and honestly. To say something in a very straightforward manner, in a very outspoken manner, and very honestly. अपनी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से कह देना। You should speak your mind। तुम्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। You should speak your mind। एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो था वो यहां आ गया। और टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल,
to make a mountain of a molehill. To make a fuss. To make a fuss. To make a fuss का मतलब क्या होता है? जो लिटल थिंग्स हैं, यानी जो अमहत्वपूर्ण चीजें हैं, लिटल थिंग्स का मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना को क्या कहते हैं? मेक ए फस. टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल. स्टॉर्म इन ए टी कप. स्टॉर्म इन ए टी कप. चाय के प्याले में तूफान पीछे समझाया था ना, आया था ना. मेक ए फस. टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल. मोल हिल, मोल एक जानवर होता है, वो जो मिट्टी निकालता है, थोड़ी सी मिट्टी होती है उसकी. जानवर अगर जमीन में बिल बनाता है तो उससे ज्यादा मिट्टी नहीं निकलती होती, लेकिन उस मोल हिल को भी क्या कहते हैं लोग बाग कि वो तो मोल हिल नहीं है, वो तो माउंटेन है. यानी राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, कई सारे इडियम्स होते हैं इसके. और लास्ट में इसका जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आएगा. इसको आइडेंटिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब यहां तक मैंने आप लोगों को अभी जो अपना पार्ट हुआ है, मैं भी 5-7 मिनट में आप लोगों को अपन इस क्लास में अलग अलग हों, इससे पहले सिचुएशन को एकदम से क्लियर कर दिया जाए. मैंने आपको क्या पढ़ाया, कितना करवाया है. अगर क्लास को एक बार अपन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आगे के लिए आपको क्या करते रहना है, और मैं आप लोगों का टेस्ट वगैरह लेने के लिए क्या क्या देता रहूंगा. अभी एक बार के लिए अपना जो पटवार के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पटवार में मेन पार्ट जो इंग्लिश का सिलेबस में क्या दे रखा है? साइनो, एंटो, तीसरा इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियम्स. इडियम्स के साथ में इन्होंने एक चीज और दे रखी है, एंड फ्रेजेस. इस फ्रेजेस का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब जैसे लुक इनटू है, लुक आफ्टर है, गेट ऑफ है, गेट इनटू है, केव इन है, गिव इन है. अपन ने पढ़ी है ना ये, वो एक तरीके से फ्रेजल वर्ब्स हैं. ये चीजें आपके सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट है. और चौथे पॉइंट में इन्होंने जो बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात लिख रखी है, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें क्या आएगा? पैसेज आएगा. तो अभी आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है, आगे अपने जब भी टेस्ट होंगे तो उसमें साइनो आएंगे, नोटिफिकेशन डल जाएगा कि ये टेस्ट पटवारी के लिए है. रीट आज से बिल्कुल अलग हो रहा है तो उसका सिस्टम अलग बताएंगे आप लोगों को. फिर भी किसी को वर्ड पावर में पार्टिसिपेट करते हुए रखना है तो ये है, एंटो है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है, ये वाला पार्ट है. और अब छोटे छोटे पैसेजेस. अब पैसेजेस के आधार पे क्या है, आप लोग दोनों के अलग अलग रास्ते हो जाएंगे. रीट के एग्जाम में जो पैसेज आता है उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी में जब पैसेज का क्वेश्चन आता है तो उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दोनों के रास्ते अलग अलग, जुदा जुदा अब इसलिए हैं कि आगे की चीजें अपने मैच नहीं करती. यहां तक कि बिल्कुल एकदम फिट्टा मैच कर रही थी.
आगे रीट में भी अगर कभी वर्ड पावर की बात चलेगी तो आप लोगों को खेल समझ में आया हुआ होगा, थोड़े से क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि मैटर मिल जाए, याद कर लें, वर्ड पावर का प्रॉब्लम खत्म है। ये मैंने आपको एक बेसिक सैंपल दिया था, कुछ मैं आप लोगों को वर्ड पावर के नोट्स और डालूंगा, लेकिन उससे पहले ये आपके टेस्टों में टेस्ट करूंगा मैं, सीधा ही ऐसे नहीं दूंगा मैं आपको, टेस्ट लेऊंगा आप लोगों का, क्या स्कोप, क्या सिचुएशन कैसे आ रही है, और जब मुझे महसूस होने लग जाएगा कि भाई अब आपको फर्दर नोट्स की आवश्यकता महसूस होने लग गई है, तब मैं अपने आप से नोट्स डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करें आप, है ना। आप में से कुछ बच्चे जो हैं उनको ये कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा, तो ये सिस्टम टेस्ट में ऐसे चलता रहेगा। अब रही दूसरी बात आप लोगों के पटवार के बैच की ग्रामर, तो ग्रामर भी जो पटवार के और रीट के बैच का जो ग्रामर क्वेश्चन का एप्लीकेशन है वो डिफरेंट टाइप का है। दोनों का एप्लीकेशन 50 से 1% तो मैथ्स खाता है, लेकिन आगे जो 50% जो बाकी चीजें हैं ना, उनमें क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में डिफरेंस होता है। तो मैं मेरी 2, 4, 5 क्लास के चक्कर में आगे चीजों का कचरा नहीं करना चाहता। और आप लोगों को ग्रामर की बात रही तो ग्रामर में लंबी चौड़ी कुछ चीजें नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। ग्रामर में मैं आपको 50 एक बेसिक रूल बताऊंगा, इंग्लिश के 50 रूल्स, इसमें से आपकी ग्रामर आ जाएगी जो है आनी है वो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं आपको। तो 50 रूल्स का मतलब ऑलमोस्ट ऑल 2 रूल भी एक दिन में करेंगे तो 25 दिन में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 25 दिन, महीना, जितना भी टाइम मिलेगा। एक बार आप लोग पटवारी वाले बच्चे, थोड़ा सा क्लास 7 घंटा हो गई थी, मुझे भी आप लोगों पे दया आती है एक्चुअली, है ना, तो इसलिए आप लोगों को एक बार, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे ये बड़ा पार्ट है, ये जो हो गया ना, उसमें से आपके टोटल जो 10-11 क्वेश्चन आने हैं ना, उसमें से ये मानिए 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक का पार्ट इसी पे जाएगा। 7 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 7 क्वेश्चन इसमें से होंगे, इसमें से तो 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसलिए ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लेना। मैं आपका जब आगे टेस्ट लूंगा तो टेस्ट पैसेजेस भी डालूंगा छोटे छोटे आपके अभ्यास के लिए, उनको थोड़ा सा, बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको कंटिन्यू करें, जितना कुछ पढ़ाया है उसको एकदम से खत्म नहीं होने दें, ठीक है। ये तो था पटवार बैच वालों के लिए सारा इंफॉर्मेशन। आपकी इंग्लिश की क्लास कल से ऑफ है पटवार बैच की, ये जो अभी आपकी 9 से जो 10 क्लास होती है इसमें ये फ्री है, आपका 1 घंटा कम हो गया है। फिर बात रही, ये क्लास चलती रहेगी, लेकिन इसमें कौन रहेगा, इसमें केवल रीट के स्टूडेंट रहेंगे, रीट के स्टूडेंट। ये जो अपनी क्लास है 9 to 10 की जो क्लास होती है, 9 to 10, ये आपकी रेगुलर क्लास रहेगी रीट के लिए, इंग्लिश में रीट। अब इस रीट में आपका चाहे कुछ भी हो, लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड है, सारी चीजें दिमाग में से बाहर निकालते हुए 100% स्टार्ट कर लें। कल से मैं मैथडोलॉजी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेथड्स पे बात करूंगा, कुछ आपको फैक्ट दे दूं, बता दूं, ताकि आप कहोगे सर अभी हमें लर्न करना है, हम लर्न कर लेंगे, एक बार आप समझा दीजिएगा। और समझाऊंगा क्या, जो कल अनाउंसमेंट करके गया था, क्या अनाउंसमेंट करके गया था कल, आपको रीट वाले बच्चों को जो नोट्स आप मेरे से लेके गए हुए हैं इंग्लिश वाले, उसी के पहले पेज से वहीं से पढ़ाना शुरू करूंगा, ऊपर ही ऊपर से। तो कल सभी लोग विद नोट्स होंगे, तभी बातें समझ में आएंगी आप लोगों के। किसी के पास नहीं लेके गए हैं, आप इधर दूर दराज हैं तो इतनी दूर नहीं, बाकी स्थिति खराब हो रही है, इधर उधर फोटोकॉपी करवाने की कोशिश करें। नजदीकी एरिया में अगर कोई फोटोकॉपी हो जाती है तो आप कोशिश करें। आप यहां एक फोटोकॉपी 50 रुपए की लेने के चक्कर में 50 रुपए का पेट्रोल जला करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आ जाते हैं, इतने दूर ऐसा नहीं करें आप। कल क्लास के लिए आपको उन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार ईडीएम वाला इश्यू खत्म करें आप लोग। कल क्लास के सिलसिले में आपको मैं बात कर रहा हूं कि कल से रीट में क्या होगा। पटवार वाले बच्चे अभी फ्री हैं, पटवार की क्लास 9 से 10 जो इंग्लिश वाली क्लास थी
वो फ्री हो जाएगी। कल से आप इस क्लास में नहीं है, आपकी क्लास 1 घंटे कम हो गई है, अब 6 घंटे हो गई है। और 6 घंटे में मैं कोशिश करूंगा फैकल्टीज को, अब कहूंगा कि भैया 45 मिनट की क्लास, अमित सर की क्लास को ले छोड़ते हुए आपकी क्लास जारी रखी जाए बाकी क्लासेस को। तो पटवार के बच्चों का तो कोई टेंशन नहीं होगा, उनको कुछ बात पूछनी हो तो 5-2 मिनट में आप पूछ लीजिएगा। बाकी बाद में मैं रीट वाले बच्चों से आगे स्ट्रेटेजी की बात करूं, पटवारी वाले बच्चों को फ्री कर दूं। पटवारी वाले बच्चों की कोई इंक्वायरी है इंग्लिश में? भरत सुतार कह रहे हैं कि 5-7 दिन से टेस्ट लेते रहना। टेस्ट हर एक जो होगा पटवार का, उसमें रेगुलरली इंग्लिश का पार्ट आएगा। 7वें दिन जो टेस्ट होगा उसका टेस्ट रेगुलर होगा। अब आप लोगों का बुधवार का हमेशा छुट्टी रहेगा आप लोगों का, है ना? बुधवार का छुट्टी रहेगा और बृहस्पतिवार का आप लोगों का रेगुलर टेस्ट होगा। टेस्ट वाले दिन वैसे छुट्टी रहेगी, टेस्ट ही होगा केवल एक। तो 2 डे आपके कंप्लीट ऑफ हो जाएंगे, हमेशा के लिए फिक्स है ये। संडे की छुट्टी वगैरह नहीं रहेगी, ये ध्यान रखें आप लोग। बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन फिक्स किए हैं। कुछ पूछना हो तो टेस्ट में रेगुलर जारी रहेगा। जो भी वीकली टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश का पोर्शन पटवारी वाले बच्चों के रेगुलर चलता रहेगा। अमित सर से बात हो गई है, ओके। निशांत प्रवीण कह रहे हैं कि डन सर, ओके फाइन। अनीता कह रहे हैं कि इंग्लिश की जगह हिंदी की क्लास कर देना, चल रही है ना? अच्छा, टाइमिंग के लिए बोल रहे हो क्या? टाइमिंग बदलने के लिए? तो टाइमिंग बदलेगा तभी, लैब तो एक ही है उस टाइम, तो मैं तो क्लास में तो होऊंगा ना, उसमें आप नहीं होंगे, जगह नहीं हो सकता। अभी लैब एक ही है, 10-15 दिनों में एक लैब और तैयार हो जाएगी। उसके बाद में पैरेलल भी क्लास चलती रहेंगी, 2, एक उधर चल रही है, एक इधर चल रही है। दूसरा स्टूडियो भी बनने की प्रक्रिया में है। आप लोग फटाफट रिन्यूअल करवाएं, जिनको रिन्यूअल करवाना है कंटिन्यू। और पटवारी बैच में भी बैच नंबर 4 के कुछ बच्चों का फीस डिपॉजिट नहीं है, तो उनको यहां से डिसकंटिन्यू करें, उससे पहले अपना वो रिमेनिंग जो फीस है वो भी डिपॉजिट करवा दें। नहीं तो फिर क्या है, यहां से डिसकंटिन्यू कर देंगे, आपको फीस चेक हो रही है, हो सकता है आपके पास कॉल भी आए। अगर हमारे कुछ डिलीवरी देने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो हम आपको करवाना चाहिए वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो तो आप कह सकते हैं, फीस तो आपको जमा करवानी पड़ेगी, अन्यथा तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो किसी का ड्यू है तो 1-2 दिन में आप लोगों के पास कॉल आ सकता है। बैच नंबर 4 का ड्यू है ज्यादातर फीस, बाकी नहीं है। ठीक है, और कुछ आपको पूछना है? पटवारी वाले बच्चों को कुछ कहना है? सोनम सेंगर कह रहे हैं ये सही है आपकी बात, ओके बिल्कुल। टेस्ट नोट्स में ही आ गए हैं क्या? आ जाएंगे, सारा चिंता मत करो। नोट्स वोट्स का हिंदी वाली क्लास 3 से 4 कर देंगे। टाइम के बारे में थोड़ा सा एक बार आप सुझाव मत दो, एक बार हम लोग सारी विचार कर रहे हैं। अरुणा रिंटोड कह रहे हैं ओके सर थैंक यू। अब आप मेरे को थैंक यू ओके बोल दीजिएगा, फिर मैं रीट वाले बच्चों से बात करूं 5 मिनट। पटवारी वाले बच्चे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझे बाय बाय कर दीजिएगा फटाफट, आगे दूसरे लोगों से बात करूं मैं। चलिए ओके है, सब बच्चों ने ओके कह दिया, बाय बाय कह दिया मुझे। अब मैं रीट वाले बच्चों से 2 मिनट बात करता हूं, फिर आपको भी ऑफ करता हूं। रीट में हम लोग कल से मेथोडोलॉजी में बात करेंगे। लैंग्वेज एक्वायरिंग स्किल वाला जो ऊपर से ऊपर वाला पहला ही पॉइंट जो आपका चल रहा है ना, लैंग्वेज एक्वायरिंग स्किल, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। यानी हम जो LSRW है ना, वो उसी पे कल से वहीं से बात स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्योंकि सारा आपने कुछ थोड़े बहुत टेस्ट दिए हैं, तो इस मेथोडोलॉजी को भी थोड़ा सीक्वेंस से जब पिरो दूंगा मैं आपको, तो आगे फिर क्वेश्चन कैसे भी आए चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास हार्ड कॉपी आपको नोट्स दिए हुए हैं, सभी के पास होंगे ना। अब रीट वाले बच्चे फटाफट कह दें कि यस सर नोट्स हैं, यस सेंड कर दें। और फिर जिसके पास नहीं है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको डाला हुआ है हम लोगों का PDF, जो नोट्स मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं वो आपके रीट के नोट्स में डला हुआ है,
आपको निकटतम स्थान से फोटोकॉपी करवा लें। जीवन को खतरे में डाल के इतना दूर आप 10-15 किलोमीटर आना पड़े तो ऐसी गलती नहीं करें। 150 रुपए के लिए आओगे तो 50 रुपए के इतनी दूर में पेट्रोल ही जल जाएगा, समय खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो रहा है। सभी के पास है? ओके, बिल्कुल सब कह रहे हैं कि सीमा श्रीदेव कह रहे हैं यस सर, सुमन सारण कह रहे हैं यस सर, उर्वशी कह रहे हैं यस सर, यस सर। नोट्स हैं, इंग्लिश वाली नहीं है, पीडीएफ कराते हैं, पीडीएफ डलवाया हुआ है मैंने। सुनील, धीरेन्द्र कह रहे हैं यस सर, सुनीता चारण कह रहे हैं यस सर। ओके फाइन, नोट्स हैं सबके पास। नहीं है वो मैनेज कर लें। आपके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो आप इंग्लिश की क्लास को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसे मैं आपको एंजॉय करवाना चाह रहा हूं। आपके पास नोट्स होंगे तो अपन थोड़ा फटाफट चल लेंगे, नोट्स नहीं होंगे तो फिर आप लिखने में रहोगे, फिर लिखोगे उतारोगे, ऐसे नहीं है ना। तो मेरा बिल्कुल ही जैसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जैसे ट्रांसलेट आपको करके दिया हुआ है उसी तरीके से मेरी कल से क्लास चलेगी। ठीक है, मिलते हैं कल 9:15 पे क्लास होगी आप लोगों की, है ना। और 9:15 से स्टार्ट करके